बता दें, बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी से खालिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर और जानकारी बता दें कि खालिस्तानी आतंकी के ऊपर 10 लाख का इनाम है। एनआईए ने पुलिस की मदद से उसे धर दबोचा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और मोतिहारी पुलिस ने संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 10 लाख रुपए के इनामी खालिस्तानी आतंकवादी कश्मीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान कश्मीर सिंह उर्फ गलाउडी उर्फ बलबीर सिंह के रूप में हुई है। ये कार्रवाई बिहार के मोतिहारी जिले में अंजाम दी गई, जहां लंबे समय से यह खालिस्तानी आतंकी छिपा हुआ था। गिरफ्तारी के बाद एनआईए की टीम ने उसे सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। भारत पाकिस्तान युद्ध की हलचल के बीच राजधानी पटना के दानापुर थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मिलिट्री कंटोनमेंट एरिया के पास एक लावारिस ट्रॉली बैग पाया गया। ये बैग दानापुर आर्मी एरिया से सटे कैंट के पास मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दानापुर थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एटीएस और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। टीम ने उक्त बैग को दानापुर दियारा इलाके में ले जाकर जांच पड़ताल की। थाना अध्यक्ष ने बताया कि बैग की जांच की गई, लेकिन उसमें कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाया गया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये बैग किसका है और कहां से आया है। मामले की गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है, ताकि बैग के मालिक या इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये पता लगाया जा सके। फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है, लेकिन पुलिस ने सतर्कता बरतने की अपील की है। सूचना दी गई थी कि दानापुर कैंट के पास एक लावारिस बैग रखी हुई है। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एटीएस के बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया तथा बैग की जांच कराई गई। बैग में कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिला है। पहनने वाले कपड़े, चश्मे और चेकबुक के अलावा उस चेकबुक और बैग से बरामद वस्तुओं के आधार पर उसके स्वामी की पहचान की जा रही है और पहचान स्थापित करके बैग को लौटाया जाएगा और छूटने के कारणों के संबंध में जांच की जाएगी। और देखिए एक और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां कि पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में राजौरी पुंछ में हिमाचल प्रदेश के बलिदानी जवान सूबेदार मेजर पवन कुमार का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके इस अंतिम यात्रा में हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, जिला प्रशासन और क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए। शहीद के बेटे ने अपने पिता शवदेह को मुखाग्नि दी। इस दौरान हजारों लोगों के भारत माता की जय के उद्घोष से सारा क्षेत्र गूंज उठा। बलिदानी सूबेदार मेजर पवन कुमार पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इस वीर सपूत का सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस वीर सैनिक का ये बलिदान हमारे समाज के लिए हमेशा प्रेरणा बनकर रहेगा। पवन जरियाल जी की शहादत को देश और समाज हमेशा याद रखेगा और हमें हिमाचल प्रदेश हमेशा याद रखेगा। हम सब बड़े गौरवशाली हैं कि शहीद पवन जी का संबंध जो है वो चंबा जिला से मूल रूप है और उसके बाद उनके पिता श्री जो थे वो चंबा जिला से माइग्रेट होकर शाहपुर चुनाव क्षेत्र में बसे और उनका ये बलिदान देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान है, जिसको हम सब समाज हमेशा याद रखेगा। मैं अपने श्रद्धा सुमन उनकी याद में आज अर्पित करता हूँ और परिवार के सदस्यों को ईश्वर हिम्मत दे, हौसला दे, इस असह्य दुख को सहने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बोकारो की बात हो रही है। राज्य में ना तो आदिवासी सुरक्षित हैं और ना आदिवासियों की जमीन। ऐसा ही एक मामला बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के लालपनिया ओपी क्षेत्र में सामने आया है, जहां आदिवासियों की पुश्तैनी जमीन को मुस्लिम परिवार के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। कब्जा करने से मना करने पर आदिवासियों के साथ जिहादियों ने मारपीट की, जिसमें आदिवासी महिलाएं घायल हो गई।
लाल पनिया ओपी में न्याय नहीं मिलता देख पीड़ित परिवार ने सेक्टर 4 SC/ST थाने में न्याय की फरियाद लगाई है। इस दौरान मुस्लिम लोगों के द्वारा आदिवासियों के साथ मारपीट का वीडियो भी बनकर थाने में देने का काम किया गया है। मामला ललपनिया ओपी क्षेत्र के आयर गांव का है। इस मामले में बुधन शरण ने यूनुस अंसारी सहित अन्य पर खतियानी जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। जिहादियों ने पीड़ित के परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित रमाकांत सोरेन ने बताया कि मामला 2021 से चल रहा है। हम लोग लगातार थाने में इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। पहले भी घर बनाने का प्रयास किया गया था तो विरोध करने पर काम रुक गया। लाल पनिया थाना गए तो थाना में कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। रामाकांत का आरोप ये भी है कि ये मुस्लिम परिवार कहां से आया है, इन लोगों का कोई पता नहीं है। इन लोगों की 1 इंच जमीन तक नहीं है। पीड़ित महिलाएं ने ये न्याय की गुहार लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। आए हैं हम लोग, मतलब हम लोग का जमीन में उन लोग घर बना रहा है, तो हम लोग मनाने के लिए हम लोग गए थे। तो हम इतना ही उन लोग को बोले कि हम लोग को ज़मीन में कहे आपको लोग घर बना रहे हैं, तो इतना ही हम लोग को बोले। अब पूरा मारने शुरू किया, पूरा मारपीट। मुसलमान लोग हम लोग का है, मतलब हम लोग का रहती ज़मीन है। और उन लोग कितना बार मना कर रहे हैं, 2-3 बार मना किए, फिर भी नहीं मान रहा था। बोलता है कि हम लोग का ज़मीन है, तो इतना ही हम लोग को बोलने, अब पूरा मारने लगा। और चलिए इस खबर पर विशेष जानकारी देंगे झारखंड से ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री। मुकेश जी, बताएं किस तरीके से अब आदिवासियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है जिहादियों के द्वारा। कब से ये सिलसिला चल रहा है? इसको समझने वाली बात होगी कि झारखंड का निर्माण ही आदिवासियों की अस्तित्व बचाने के लिए अस्तित्व को की गई थी। और 2000 में जब झारखंड बटा था तो ये कहा गया था कि अब झारखंड में जो आदिवासी हैं उनको उनका हक मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इससे उल्टा जो अभी ताजा घटना देखने को मिल रहा है, जो पुश्तैनी जमीन आदिवासियों की है, उस पर जो मुस्लिम जो समुदाय हैं, जिहादी लोग हैं, उनका ना कोई जमीन का पता है, ना ही कोई उनके ठोर ठिकाने का पता है। और वैसे लोग आकर गांव में जो खाली पड़ी जमीनें हैं उस जमीनों को वो कब्जा कर रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं। तो जो ये विरोध अभी देखने को मिला, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पीड़ित परिवार का ये कहना है कि जब ये थाने पहुंचे तो थाने पे भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। ये एक बड़ा मामला नजर आता है, क्योंकि झारखंड में जो सरकार है वो आदिवासी की सरकार है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुखिया हैं और वो खुद एक आदिवासी समुदाय से आते हैं। इसके बावजूद अगर झारखंड में आदिवासियों की जमीन को ऐसे जिहादी अगर लूट खसोट करते हैं, अभी तक हम लोगों ने कई बार देखा है कि लव जिहाद, शादी ब्याह करके जमीन हड़पने का काम इन लोग लगातार करते हैं। और अब तो ये खुल्लम खुल्ला, क्योंकि ये जो बोकारो का जो गोमिया का जो ये इतर गांव है, इतर गांव जो ललपनिया का है, उसमें मुस्लिम की संख्या थोड़ी बहुत अधिक है। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो जिहादी है अपनी संख्या बल अधिक होने के बाद ये वहाँ जो पड़ती जमीन है, जो खाली जमीन है, उसको कब्जा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से, चूंकि पीड़िता ने सरकार से भी आवेदन दिया है, मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई है, अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और मुख्यमंत्री इस पर क्या कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल मुकेश जी, देखिए एक ये भी बहुत गौर फरमाने वाली बात है कि जिहादियों ने आदिवासियों को मारपीट भी की है, प्रताड़ना की है, जबरन जो है जमीन हड़पने की कोशिश की गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेक्शन लग सकता है। बिल्कुल, देखिए इसमें एक तो समझने वाली बात होगी कि आदिवासियों के पास एक सुरक्षा कवच के रूप में ST एक्ट है। अगर ST SC थाने बनाए गए हैं जिस पर अगर आप केस कर देते हैं गैर आदिवासी के खिलाफ, तो पहले उनको पकड़कर जेल ले जाया जाता है और उसके बाद आपकी केस की सुनवाई होती है। इसमें कहीं कोई मर्जी नहीं होता। लेकिन इस मामले में ये भी देखने वाली बात होगी कि प्रशासन ने क्यों अभी तक जिहादियों को गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि जब जो पीड़ित है वो ST SC में अपना थाने में दर्ज भी किया है मामला। उसके बावजूद जो नियम भी कहता है कि पहले उनको गिरफ्तार कीजिए, उसके बाद उसकी सुनवाई होगी कि वो गिल्टी है या नहीं।
लेकिन यहाँ पर वैसे कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिलता है। ये एक दुर्भाग्य की बात होगी झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड का निर्माण ही आदिवासियों के लिए हुआ था। और जिस तरह से महिलाओं के साथ मारपीट की गई, जो वीडियो भी सामने आए हैं, उसके बाद भी जिला प्रशासन पर चुप्पी रहना, ये कहीं ना कहीं जिहादियों की ओर से किसी न किसी तरह का दबाव या फिर सरकार की तरफ से ऐसी छूट की मंशा होगी जिहादियों को कि वो ऐसा कर सकते हैं, तभी ये ऐसा संभव है। नहीं तो इतना खुली छूट तो मतलब किसी की हिम्मत ही नहीं करेगा कि वो आदिवासियों से सीधी टक्कर ले और उसकी बढ़ती जमीन को छीन ले और महिलाओं के साथ भी मारपीट करे। जी नहीं। इस पूरे मामले पर पीड़ित परिवार का क्या कहना है और प्रशासन की किस तरीके से पोल खुल रही है पीड़ित परिवार के बयान के द्वारा? देखिए, पीड़ित परिवार की जब बयान आप सुनेंगे तो उसमें महिला ने भी साफ साफ कहा है कि हम लोग अपनी पुश्तैनी जमीन पर ये पूछने के लिए गए थे कि भाई तुम यहाँ पर ईंटें क्यों खड़ा कर रहे हो, तुम यहाँ पर गड्ढे क्यों कर रहे हो। और जो जिहादी हैं वो उसके बाद वो बिना समय गवाए वो जो वहां पर कुदाल है, खंती है या फिर जो बांस बल्ली थे, उससे ही मारना शुरू कर देते हैं इन महिलाओं को। इसके बाद जो पुरुष लोग भी वहां पहुंचते हैं तो उन्हें भी मारा जाता है। और उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि प्रशासन के पास जब ये शिकायत करने के लिए जाते हैं तो प्रशासन की ओर से ये कहा जाता है कि इस पे कार्रवाई होगी, लेकिन ये मामला 2021 से लंबित है। ये एक बड़ा चिंता वाली बात है, क्योंकि 2021 में भी इन लोगों ने सीएम से इसकी गुहार लगाई थी कि ये हमारा पुश्तैनी जमीन है जिसको गलत तरीके से ये लोग यहाँ पर कागज दिखाकर रह रहे हैं, जबकि हम लोगों का इसमें साइन भी नहीं है, हम लोग का दस्तखत भी नहीं है, फिर ये कैसे ये यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये जिला प्रशासन की भूमिका सबसे अहम बनती है कि जो जमीन पे कब्जा वाली बात आ रही है वो आ कहां से रही है, उनके पास सबूत क्या है कि वो वहां पर स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि जिनकी पुश्तैनी जमीन है वो तो बेचे नहीं है। आदिवासियों की जमीन के साथ एक और प्लस पॉइंट है कि उसकी जमीन जो है सिर्फ आदिवासी ही खरीद सकता है, ना हिंदू ना मुस्लिम, ये दोनों ही जाति समुदाय के लोग चाह कर भी नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसे में तो ये तो साफ है कि वो कागज गलत है और गलत कागज लेने के बावजूद भी प्रशासन की ओर से उन पे कार्रवाई नहीं होना, ये एक अपने आप में चिंता वाली बात है। अब राज्य में सरकार भी शिबू सोरेन की सरकार है जिन्होंने झारखंड को अलग करने की मांग की थी आदिवासियों के लिए। उनका बेटा जो हेमंत सोरेन है वो मुख्यमंत्री भी हैं और इन लोगों ने 2021 से मुख्यमंत्री से गुहार भी लगाई थी और ये मामला जो है काफी चर्चित भी रहा है। और एक बार फिर जिस तरह से जिहादियों ने वहां की आदिवासी महिलाओं के साथ मारपीट की है, वहां के ग्रामीणों के साथ मारपीट की है, तो निश्चित रूप से इसमें जिला प्रशासन की जवाबदेही तय होती है कि सरकार की या तो उनको खुली छूट है, सरकार की ओर से जिला प्रशासन को कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया गया है, या फिर जिला प्रशासन की जानबूझकर इसने ये गलती की है। अब ये पूरा मामला जो है प्रशासन और सरकार इन दोनों पे देखना होगा कि इन लोगों ने गुहार लगाई है, अब ये दोनों इस गुहार पर क्या कार्रवाई करते हैं। जी नहीं। इस पूरे मामले पे पीड़ित परिवार का कहना है कि जिला प्रशासन, पुलिस से, राज्य के मुख्यमंत्री से, सभी से न्याय की गुहार लगाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन किस तरीके से इस पूरे मामले से कन्नी कटाती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से अगर कहें तो सबसे पहला जो मारपीट की बात है वो जाकर इन लोगों ने थाने में कहा और थाने पे भी कहने के बाद भी थाने से ना ही उस जमीन पर एक धारा 144 लगाकर कार्रवाई रोकी गई, ना ही उसकी जांच के लिए सीओ को लिखा गया। और ये एक बड़ा एक मामला है जिस पर प्रशासन की साफ लापरवाही जो है देखी जा रही है। अब इसमें इन लोगों ने जो पीड़िता है उन्होंने मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई है। अब मुख्यमंत्री इस पर क्या संज्ञान लेते हैं, और मुख्यमंत्री चूंकि आदिवासी हैं, सोरेन हैं, ये परिवार भी सोरेन है, और जिहादी की जो कहर झारखंड में, तो ये वोट की राजनीति के चलते जो सरकार है वो जिहादियों पर ज्यादा कार्रवाई नहीं करती है, ये लगातार देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये तो मामला नहीं कि वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर हो रही है और आदिवासी की जमीन जो है वो छीनी जा रही है। ये सब मामला जो है अभी आने वाले समय पे परत अभी खुलता हुआ नजर आएगा। जी नहीं। ठीक है मुकेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें आपको कि किस तरीके से झारखंड की बात हो रही है, जहां की SC ST, जहां की आदिवासी समाज को मुख्य रूप से संरक्षण देना, उनकी हक को संरक्षित करना, सुरक्षा प्रदान करना, यही झारखंड का मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन यहाँ पर भी जिहादी बीच में आकर और जमीन हड़पना चाहते हैं आदिवासियों की, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, मारपीट की जाती है और प्रशासन जो है वो चुप्पी साधे रहती है। आखिर ऐसा क्यों, ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि बोकारो में इस तरह की घटना सामने आ रही है और प्रशासन कुछ क्यों नहीं एक्शन ले रहा है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और अब बात पटना की हो रही है, जहां की गांव की सड़कों को और बेहतर करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने 6,938 सड़कों का निर्माण करने का निर्णय लिया है, जिसकी लंबाई 12,105 किलोमीटर होगी। सड़क निर्माण पर 8,716 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास से ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य का आरंभ करेंगे। ग्रामीण मुख्यमंत्री सड़क उन्नयन योजना का उद्देश्य है। इसी के साथ ग्रामीण सड़कों के नियमित और व्यवस्थित पूर्णिमा उन्नयन नवीनीकरण को सुनिश्चित करना है। ये पटना बिहार से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं अब बात असम की करते हैं, जहां की असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का ट्वीट सामने आया। बता दें आपको, हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बड़ा ट्वीट, जहां की भारत ने 100 से ज्यादा पाक आतंकी ढेर किए हैं, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। वहीं असम पुलिस ने भी कार्रवाई जारी रखी है। कार्बी आंगलोंग पुलिस ने अजीम को गिरफ्तार किया है। धुबरी पुलिस ने हसीनूर को गिरफ्तार किया है। लखीमपुर पुलिस ने अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर जानकारी असम सीएम ट्वीट करते हुए दे रहे हैं। तो बता दें आपको, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का ट्वीट सामने आया। उन्होंने ट्वीट में भारत ने 100 से ज्यादा पाक आतंकियों को ढेर किए हैं, ये सूचना उन्होंने दी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि असम पुलिस ने भी कार्रवाई जारी रखी है और कार्बी आंगलोंग पुलिस ने अजीम को गिरफ्तार किया है। वहीं दिल्ली में यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। बड़ी खबर दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की दिल्ली में यात्रियों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की गई है, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सामान्य रहेगा। कुछ उड़ान कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। सुरक्षा प्रक्रिया का समय लंबा हो सकता है, इसलिए आप एयरपोर्ट पे समय लेते हुए पहुंचे ताकि आपकी फ्लाइट मिस ना हो। यात्री संबंधित एयरलाइनों से अपडेट रहे। हैंड बैगेज, चेक इन बैगेज नियमों का पालन करें। सुरक्षा चेकिंगों पर समय से पहले पहुंचे। केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। असत्यापित सामग्री साझा करने से बचें। दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सामान्य बना हुआ है। हालांकि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा निर्देशित हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों और बढ़े हुए सुरक्षा उपायों के कारण कुछ उड़ान कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं और सुरक्षा प्रक्रिया का समय लंबा हो सकता है। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि अपनी संबंधित एयरलाइनों से अपडेट के माध्यम से सूचित रहें। हैंड बैगेज और चेक इन बैगेज नियमों का पालन करें। सुरक्षा चेकिंगों पर संभावित देरी के लिए समय से पहले पहुंचे। सुचारू सुविधा के लिए एयरलाइन और सुरक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अपनी एयरलाइन या आधिकारिक दिल्ली एयरपोर्ट वेबसाइट के माध्यम से उड़ान की स्थिति की जांच करें। हम सभी यात्रियों से आग्रह करते हैं कि वे सटीक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।